बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए tan a का मान, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है इसको हम पहले आपको एक सारणी बना के सिखाते हैं। ये सारणी आपको दिख रही होगी जिसमें सभी कोणों के मान दिए होते हैं। जैसे मैं आपको ये देखिए, इसमें क्या है, सभी कोणों के मान आपको दिए गए हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन, कॉट, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0, 30, 45, 60, 90। ये आपको रटना नहीं है, इसी सारणी पर डिपेंड आपकी प्रश्नावली 8.2 है। अगर ये मान आपको याद है तो 8.2 आप बहुत सरलतम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इस सारणी के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 आपको हम समझाएंगे कि किस प्रकार से अपने उत्तर की पुष्टि करना है कि सत्य है कि असत्य है। रटना नहीं है, क्योंकि पेपर में आपको पता नहीं होगा कि सत्य है कि असत्य है। यहाँ मान लीजिए आप उत्तर से देख लिए कि सत्य है कि असत्य है, पेपर में क्या करेंगे, इसलिए आपको इस सारणी के माध्यम से आपको बता देंगे। मान लो पेपर में आपको कोई मान भूल गए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फंस गए, तो साइड में आप रफ कार्य के लिए इस सारणी को बना सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस सारणी को आपको बनाना कैसे है, रटना नहीं है, आपको पूरा डीप तरीके से आपको जानकारी हो जाएगी। आपको क्या करना है, कोई चीज़ रट के नहीं जाना है, समझना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी हम आपको सभी कोणों के मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों का मान हम निकाल देंगे। सर्वप्रथम आपको कितने कोणों का मान चाहिए, 0, 30, 45, 60 और 90, इस प्रकार से 5। तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य से शुरू करेंगे। शून्य लिख दीजिए, सारणी आपको बनाना कैसे है, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, फिर आप 4 लिख दीजिए। इस प्रकार से आप लिख लिए पहला स्टेप। 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये जो 4 दिया हुआ इसे सबको भाग कर देना है, सबको डिवाइड कर देना है। सबके बटे में 4 लिख दिया, 4 हो गया। अब आपको सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप में क्या करना है, सब पे अंडर रूट लगा देना है। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। आप पे सब पे ऐसे वर्गमूल लगा देना है, इस तरीके से, इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ 4 से 4 को काट देंगे। 4 से 4 को काट दिया तो यहाँ पे अंडर रूट में 1 आ गया। यहाँ पे 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 1/2 अंडर रूट के अंदर आ गया। अब आपको क्या करना है, सभी के वर्गमूल निकाल लेना है, यहीं से आपका मान निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले साइन 0 अंश का मान निकालता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको बता दिया। अब यहीं से आपका मान निकलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपका मान आएगा साइन 0 अंश का मान। साइन 0 अंश का मान कैसे आएगा बेटा, आप ध्यान से देखिए। किसी संख्या को यहीं पे आपको इसी में बता देते हैं बढ़ा करके। देखिए अंडर रूट के अंदर ही कर रहे हैं हम, 4 से 0 को भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से 0 को भाग देते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब अंडर रूट के अंदर में 0 हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 0 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि साइन 0 अंश का मान होता है 0। दूसरे स्टेप पे आ जाइए। अब देखिए रूट है, इसमें 1 का वर्गमूल 1 होता है अंडर रूट के अंदर में, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे आपका हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपके 30 अंश का मान आ गया। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर में क्या बचा है, 1/2, क्योंकि इसको हमने काट दिया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब अंडर रूट 1/2। अब देखिए 1 का वर्गमूल तो बेटा 1 ही होता है, लेकिन अब 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 2 पे ऐसे वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, तो 1/2। ये आपके साइन 45 अंश का मान आ गया। यहाँ पे आ जाइए, तो √3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, जोड़ा समान बन नहीं पाएगा, इसलिए √3 पे रूट लगा देंगे, और 4 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 2। इस प्रकार से आपके साइन 60 का मान निकल के आ गया। और यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट गया था, 1 आया था, और 1 का वर्गमूल क्या होता है बेटा,
1 होता है। इस प्रकार से साइन 90 अंश का मान आपके सामने निकल करके आ गया। तो साइन के सभी कोणों का मान आ गया। 0 अंश का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2 और 90 अंश का मान 1 हो गया। अब कॉस में आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। अब कॉस में अगर साइन का मान आपने निकाल लिया, पहला ही मान आ गया, तो सारे मान बहुत सरलतम तरीके से आ जाएंगे। साइन के मान को अपोजिट इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। जो साइन 90 का मान होता है वह कास 0 का मान होता है, यानी 1 लिख दीजिए। फिर इधर से आ जाइए, ऐसे लिखते हुए हम चलेंगे। √3/2, फिर इस पे आ गए 1/√2, फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। इस प्रकार से साइन के मान को हम उल्टा लिखना शुरू कर दिए तो कॉस का मान आ गया। तीसरे नंबर पे आ जाइए। अब आपको निकालना है किसका मान बेटा, टैन का मान। टैन का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक फार्मूला पता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, मैं साइड में इसको बता देता हूँ आपको। देखिए, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, कॉस के मान से साइन के मान को भाग कर देंगे और जो हमारा मान प्राप्त होगा वही हमारा टैन का मान हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी संख्या से शून्य को भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ये हमने आपको बता दिया है। तो 1 से 0 को भाग दिया तो 0 हो गया। इससे इसको भाग देंगे तो इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। आप साइड में भाग करके कर सकते हैं, हमें ही डायरेक्ट कर ले रहे हैं। अब इससे इसको भाग करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1, इसका मतलब 1 ही लिख सकते हैं आप। इस प्रकार से इसको भाग करेंगे बेटा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो √3 बच जाएगा और √3/1 का कोई मतलब नहीं। ये आपका हो गया। और ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट यहाँ पे आ गया, शून्य से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका मान आ जाता है इनफाइनाइट, या आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित। शून्य को भाग दे सकते हैं लेकिन शून्य से भाग नहीं दे सकते। ये मैं साइड में आपको दोनों पॉइंट लिख दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा भी, बहुत लोग पूछ भी लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है। मतलब इस तरीके से 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, लेकिन 0 से किसी संख्या को भाग देंगे, ध्यान देखिए, यहाँ पे अंश 0 है, यहाँ पे हर 0 अगर हो गया तो आप उसका मान नहीं निकाल सकते, अपरिभाषित अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको हमने ये मेन पॉइंट आपको समझा दिया। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको निकालेंगे मान किसका बेटा, अब हम मान निकालेंगे काट का। काट का मान निकालेंगे तो जैसे साइन के मान को उल्टा लिख दिया था, कॉस का मान हो गया था, वैसे टैन के मान को अपोजिट लिखना शुरू कर देंगे तो हमको काट का मान आ जाएगा। अब देखो, इधर से लिखना शुरू करेंगे तो इधर 90 अंश का मान था इनफाइनाइट, तो काट 0 अंश का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। ये हो गया। तो इधर लिख देंगे √3, फिर इधर आ जाएगा 1, ये इधर आ जाएगा 1/√3 और ये इधर आ जाएगा 0। इस तरीके से हमने कॉट का भी मान निकाल लिया। अब आपको मान निकालना है किसका, सेक का निकाल लीजिए या कोसेक का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस चीज़ का आप निकाल लीजिए। मान लीजिए, चलिए हम सेक का ही मान निकाल लेते हैं। तो सेक का मान आराम से भी हम निकाल लेते हैं। लिख दिया, क्या लिख दिया, सेक। अब सेक क्या होता है, आपको एक फार्मूला और बताया गया है कि कॉस को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/sec। इस साइड में आपको समझा दे रहे हैं 1/sec। इसका मतलब है कि कॉस के मान को बटे में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सेक का मान आ जाएगा। तो 1 को 1 बटे में करेंगे 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कॉस के मान को आप उलट दीजिए, ऐसे उलट दीजिए, मतलब पलट दीजिए और सारे मान सेक के आ जाएंगे। कास के मान को पलट देना है तो 1 को पलटेंगे, 1/1 1 ही हो जाएगा। ये √3/2 है तो इसको आप लिख दीजिए 2/√3, पलट दीजिए। √1/√2 है तो इसको आप कर दीजिए √2/1, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता, बटे में 1 का कोई मतलब है नहीं। ये हो गया। अब आपका है ये क्या, 1/2 तो आप कर दीजिए 2/1, तो फिर हर में 1 का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे मेन पॉइंट आपके पास आ गया है। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, देखिए 1 cos का मान 1/sec होता है। अब ये 0 आ जाएगा, 1/0 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका मान ये हो जाएगा इनफाइनाइट।
क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं, हमने सारणी लेकर के बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे माना है ये बता दे रहा हूँ। देखिए सेक के 90 अंश का मान अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित। उसे अपरिभाषित आप शब्द में चाहे लिख दीजिए चाहे इनफाइनाइट बना दीजिए, तो इसका मतलब इसका मान क्या आ गया, अपरिभाषित। ये आपका हो गया। अब सेक का मान आ गया तो कोसेक का मान बहुत सरलतम तरीका से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सेक के मान को बस अपोजिट लिखना शुरू कर देंगे, बस आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए हो बी, कोण जो भी कोण दिया हो, थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, जो भी दिया हो कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब सेक के मान को उल्टा लिखेंगे, यानी यहाँ से लिखना इधर से, अब इसको इधर से लिखना शुरू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित। फिर ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा √2, ये आपका हो जाएगा 2/√3 और ये आपका हो जाएगा 1। इस प्रकार से बेटा मैंने सारणी बना करके क्या किया, कंप्लीट कर दिया है। आपकी सारणी वेल कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से आप सारणी बना सकते हैं, बहुत सरलतम तरीका से। रटना नहीं है, ना ही आपको याद करना है। गजब ट्रिक से हमने आपको समझा दिया है। एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसी सारणी के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कराएंगे 8.1 का। आपको कुछ रटना नहीं है, इसी से अभी आपको हम समझा देंगे। देखते रहिए कैसे समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन 11 में पहले प्रश्न में कहा है tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ध्यान से देखिए बेटा, tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अब tan के मान को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए tan के मान पे आगे 1 कहा, 1 से कम होता है, जबकि ये बराबर है 1 है। इसका मतलब क्या है, वो असत्य है। अगर कहता कि tan का मान 1 होता है तो सत्य हो जाता, लेकिन कहा 1 से कम होता है, लेस देन। इस तरीके से बेटा साइड में बता देता हूँ, इस तरीके से कह रहा है 1 से कम, 1 के बराबर नहीं, जबकि 1 के बराबर है। इसका मतलब हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, या हो जाएगा असत्य। इसको हम लिख देते हैं असत्य। असत्य। पहले मान का हमने रीजन बता दिया कैसे सत्य हो गया। फिर दूसरे में आगे आ जाइए आप। दूसरे में क्या कहा है, कोण ए का मान किसी मान के लिए, कोण ए का मान किसी मान के लिए सेक ए 12/12/5 होता है। अब ध्यान से देखिए मेन पॉइंट, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है बेटा कर्ण बटे सॉरी काश का मान क्या होता है, लाल बटे का होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस के मान को पलट दीजिए तो आपका हो जाएगा सेक का मान तो कर्ण बटे आधार। ध्यान से देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में त्रिभुज के माध्यम से बताया है कि कर्ण सदैव आधार और लंब से बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, बड़ी भुजा दिया हुआ है, यानी 5 से 12 बड़ा हुआ है, आधार से कर्ण बड़ा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सत्य है। सत्य है इसलिए क्योंकि कर्ण सदैव बड़ा होता है। यहाँ पे कर्ण बड़ा दिया इसलिए इस कारण से यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब आप आ जाइए 3 नंबर पे, कहा है कॉस ये कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये कहा है कि क्या है, संक्षिप्त रूप है। अब हम आपको बताएंगे कि संक्षिप्त रूप कैसे होता है। सॉरी पन्ना पलट जा रहा है, हवा चल रही ना। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो कॉस ए कोण ए का तो ये शॉर्ट रूप है नहीं, क्योंकि कहा कॉसकेंट के लिए, और कोण ए का एक शॉर्ट रूप तो है नहीं, पूरे कॉस ए का है ना शॉर्ट रूप, संक्षिप्त रूप है। ये सिर्फ ए के लिए कहा, कोण ए के, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ए की बात किया है, पूरे कॉस की बात करता। कॉस ए को कहा जाता है कॉसकेंट के लिए, कॉस मतलब कॉसकेंट के लिए कॉस ए एक संक्षिप्त रूप है, ये उल्टा कह रहा है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और 4 नंबर पे आ जाइए, कहा है कॉट ए, कामा लगाया कि कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल गलत है, हम आपको यहाँ से बता दे रहे हैं, कॉपी में समझा दे रहे हैं। कहा है कॉट ए लिखिए बराबर, अगर आप इस तरीके से लिख दे रहे हैं इस तरीके से, तो आपका गलत हो जाएगा। जब तक कॉट या टैन या किसी भी त्रिकोणमिति या अनुपात के साथ कोण नहीं लगाएंगे साथ में, तो इसका कोई महत्व ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ अपने आप में एक
चर राशि है, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम इस रूप पे कतई नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं असत्य। अब आप कहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब कहा है किसी कोण के लिए, मतलब कोई भी कोण के लिए साइन थीटा अब ध्यान से देखिए, इसके कहने का मतलब है कि किसी कोण के साइन बराबर क्या होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। साइन थीटा का मान दिया, किसी भी कोण के लिए क्या कहा है, पहले समझ लीजिए प्रश्न को। कहा है थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए, मतलब साइन थीटा बराबर 4/3। और साइन बराबर हमने क्या पढ़ा है, लंब बटे कर्ण पढ़ा है बेटा, लंब बटे कर्ण पढ़ा है, ठीक। लंब बटे कर्ण होता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, लंब बड़ा है और कर्ण छोटा है। अभी हमने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में बताया है यहाँ पे कि कर्ण लंब और आधार से सदैव बड़ी होती है भुजा। इसका मतलब कि लंब छोटा हो नहीं सकता है, सॉरी कर्ण छोटा लंब से हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कर्ण 3 है, लंब 4 है, यानी लंब बड़ा है और कर्ण छोटा है। कभी भी त्रिभुज में कर्ण सदैव बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। इस प्रकार से कर्ण लंब से छोटा कतई नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये भी आपका हो जाएगा असत्य। आपको हमने इस क्वेश्चन में क्या बताया बेटा, सारणी बनाना बता दिया है। किस प्रकार से ये सारणी बनी हुई आपको रटना नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। 1-2 बार आप देखेंगे सारणी बनाना आप सीख जाएंगे। 1-2 बार वीडियो में देखिए, फिर स्वयं से बैठ करके बनाइए और इसी सारणी के माध्यम से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने क्या करा दिया, कंप्लीट करा दिया। इस प्रकार से आपका 8.1 पूरी तरीके से क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब आप आराम से देखिए और समझिए। जिस बिंदु पे समझ में नहीं आता है कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करिए। धन्यवाद।